dear students, today we are going to discuss about development of male gametophyte. Male gametophyte is the term used for pollen grain. Male gametophyte is the term used for pollen grain, and I will tell you why this pollen grain is called male gametophyte. First of all, we were doing that microspore mother cells, they divided meiotically and they gave rise to microspore tetrads, which we have studied now. And all these tetrads, these 4 cells that were formed were haploid and they were uninucleate. Now we will discuss the further development of the microspore. हमने कहा था कि ये जो टेट्राड है, मैक्सिमम जो आपके पास प्लांट्स होते हैं उनके केसेस में जो टेट्राड है, टेट्राड में से चारों के चारों जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. सेपरेट होने के बाद ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनका क्या जो है आपके पास फेट रहता है, आगे वो चलकर क्या जो है बन जाते हैं. सो दिस वाज द माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है. फिर इनमें मियोसिस हुआ था. मियोसिस जब हुआ, मियोसिस 1, मियोसिस 2 जो हुआ, फिर बना हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड. तो माइक्रोस्पोर टेट्राड मैंने आपको कहा था, मैंने इस तरह से शो किया है. ये 1, 2, 3 एंड 4 सेल ऑन द बैक साइड. तो अब ये जब अगर सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से मैं इनको शो करूंगी. These are the 4 haploid uninucleate spores. अभी तक हम माइक्रोस्पोर्स को पॉलन ग्रेन नहीं बोल रहे हैं. हम इनको पॉलन ग्रेन कब बोलेंगे? अब जब ये माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो गए हैं, इसके बाद क्या होगा? आई विल ड्रॉ दिस ऑन दिस साइड. These are the 4 microspores. अब क्या चेंजेस आएंगे इनमें? सबसे पहले तो आउटर चेंजेस की बात करते हैं, फिर इनर चेंजेस की बात करते हैं. तो सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोर है, उसके बाहर जो है एक वॉल ले डाउन हो जाएगी. दिस लेयर, इस तरह से. दिस फर्स्ट लेयर दैट इज इंटाइन, एंड आउट ऑफ द इंटाइन आउटर साइड पर एक और लेयर जो है यहाँ पर बनेगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइन. इस तरह से एक हैवीली स्कल्पचर्ड और ऑर्नामेंटल काफी ज्यादा प्रोजेक्शंस इस लेयर में हमें नजर आएंगे. इस तरह की एक लेयर जो है वो पॉलन ग्रेन के बाहर बन जाएगी. टफ लेयर जिसको कि हम बोलेंगे एक्साइन. इस तरह की ऑर्नामेंटेशन जिस पर होगी उस लेयर को हम कहेंगे एक्साइन. और ये जो एक्साइन है, हमने पहले भी बात की थी, एक्साइन जो है कहाँ से बनती है? टैपिटल सेल्स से जो मटेरियल्स रिलीज होते हैं वहां से एक्साइन बनती है. दिस एक्साइन, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन. स्पोरोपोलेनिन, most resistant organic substance known. क्योंकि बच्चों आपको थोड़ा जनरल आइडिया है कि पॉलन ग्रेन ही वो जो है ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ट्रांसफर होते हैं, फूलों में ट्रांसफर होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. तो पॉलन ग्रेन जो है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होने चाहिए. इन पर टेम्परेचर का, एंजाइम्स का, पीएच का ज्यादा असर नहीं होना चाहिए. इसलिए पॉलन ग्रेन की जो बाहर की लेयर है उस पे एक्साइन में ये सब्सटेंस डिपॉजिटेड होता है, जिसकी वजह से उन पर क्लाइमेटिक कंडीशंस की जो है
फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। तो ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये आपको 1 मार्क का आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और नीट और एम्स के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं इंटाइन की। जो इंटरनल जो लेयर है दैट इज इंटाइन। इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज प्लस पैक्टिन। तो कई बुक्स में पेक्टोसेलुलोज भी लिखा हुआ है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन एक ही बात है। तो इंटाइन इज द इनर लेयर। इंटाइन जो है वो स्मूथ होती है। एक्साइन में आप देख रहे हो बहुत सारे रिजेस और ग्रूव्स जो है वो होते हैं, और बीच में अंदर जो ये नजर आ रहा है ये है माइक्रोस्पोर। अब जब ये वॉल लेयर जो है बन गई है, अब हम इस माइक्रोस्पोर को बोलेंगे पॉलन ग्रेन। अभी तक हम इसको माइक्रोस्पोर बोल रहे थे, अब हम नाउ वी विल कॉल इट पॉलन ग्रेन। तो यहां पर भी हम ड्रॉ कर देते हैं so these are the pollen grains now। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये मैंने डायग्राम जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है जिसमें मैंने वेरियस स्टेजेस शो की हैं, लेकिन एक्चुअल जो एंथर होता है उसमें एक टाइम पर एक ही स्टेज जो है सब 4 के 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में चल रही होगी। यहाँ पर अगर यंग एंथर है, बिल्कुल यंग एंथर है, तो इस तरह का चारों सेक्स में होगा। फिर अगर थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज का हो गया फिर एमएमसी सभी में होंगे, उसी तरह से टेट्राड होंगे। फिर ये मैच्योरिटी पे जब मैच्योर एंथर होगा तब उसके चारों लोब्स में जो है वो इस तरह के ग्रेन्स जो है पॉलन ग्रेन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो डायग्राम है ये सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए है, एक्चुअल में हर सेक में सेम चीज होती है, अलग अलग नहीं होता। और साथ में एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से और बनता है कि एंथर में जो है सारा का सारा फर्टाइल टिश्यू ही होता है या स्टीराइल भी होता है? स्टीराइल होता है तो कहाँ होता है? बीच में जो हमने पढ़ा था एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट के बीच में हमने पढ़ा था कनेक्टिव। तो ये वो स्टीराइल टिश्यू है, वो कनेक्टिव का जो टिश्यू है ये दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज कनेक्टिव एंड दिस इज स्टीराइल। स्टीराइल का मतलब है विच इज नॉट फर्टाइल। बाकी के सारे क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं स्टीराइल। और साथ में स्टीराइल टिश्यू में और क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड्स भी होते हैं जो एंथर की वाटर एंड फूड सप्लाई के लिए होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो दिस वाज द एंथर की अलग अलग स्टेजेस मैंने आपको माइक्रोस्पोर की इसमें ड्रॉ करके बताई। तो ये आपके पास यहाँ पर मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जो है वो बन गए हैं। तो आते हैं यहाँ पर वॉल लेयर्स पर। तो वॉल लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास एक्साइन और इंटाइन है इनको भी हम फर्दर जो है डिवाइड करते हैं। एक्साइन को काफी सारी लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है एक्साइन का, इसके मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। तो एक वे ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, एक साइंटिस्ट का जो ग्रुप बोलता है कि एक्साइन इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स दैट इज आउटर सेक्साइन एंड इनर नेक्साइन। ये 2 लेयर होती है एक्साइन की। आउटर सेक्साइन further consist of tectum, columella, outer is tectum, inner is columella। so outer sexine, फिर उसके बाद आता है that is inner nexine।
तो जो टेक्टम होता है इसमें काफी सारी स्कल्पचरिंग होती है। तो इनर नेक्साइन is also divisible into two parts, Nexine 1 and Nexine 2। तो ये तो था एक स्कूल ऑफ साइंटिस्ट बोलता है कि एक्साइन की ये लेयर है, आउटर सेक्साइन, इनर नेक्साइन, और आउटर सेक्साइन फिर फर्दर डिविजिबल है इनटू आउटर टेक्टम एंड इनर कॉलुमेला। इनर नेक्साइन इज डिविजिबल इनटू नेक्साइन 1 एंड नेक्साइन 2। दूसरा जो स्कूल है वो क्या बोलता है, दूसरा जो स्कूल है वो कहता है कि एक्साइन जो है आपके पास दो लेयर में डिवाइडेड होती है, एक्टेक्साइन एंड एंडेक्साइन। सो एक्टेक्साइन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, टेक्टम, कॉल्यूमेला और फुट लेयर। और फुट लेयर यहाँ पे किसको बोला, नेक्साइन 1 को, नेक्साइन 1 पिछली क्लासिफिकेशन का। और एंडेक्साइन में ये इंक्लूड करते हैं नेक्साइन 2 को सिर्फ। तो दोनों ही स्कूल जो है वो पूरी तरह से अभी तक इतना रिसर्च इस पे चल रहा है, लेकिन दोनों ही स्कूल्स फिलहाल ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्साइन। तो एक्साइन में क्या है, आपके पास जो एक्साइन है हर एक पॉलन ग्रेन में डिफरेंट टाइप की एक्साइन होती है, बहुत सारी तरह तरह की डिजाइनिंग आपको इस पर देखने को मिलेगी। पॉलन ग्रेन पे जो एक्साइन का जो स्ट्रक्चर है इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब साथ ही आप देख रहे होंगे कि देयर आर सर्टन प्लेसेस जहां पर मैंने क्या किया है, मैंने एक्साइन जो है वो ड्रॉ नहीं की है। तो ये जो प्लेसेस है जहां पर एक्साइन एब्सेंट है उन पॉइंट्स को बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर, द प्लेस वेयर एक्साइन इज एब्सेंट। तो अब हम बोल रहे हैं कि स्पोरोपोलिन जो है वो इतना ज्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। अब क्या होना होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है इसको जर्मिनेट भी तो करना है, इसको स्टिग्मा के अंदर, कार्पल पे स्टिग्मा के अंदर इसको जाना भी तो है। तो अब ये ट्यूब जो है वो कहाँ से निकलेगी, तो पॉलन ट्यूब जो है वो इन जर्म पोर से निकलती है जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है। तो जर्म पोर इज द साइट फ्रॉम वेयर pollen tube emerges, site from where pollen tube emerges. So this is the site from where pollen tube will emerge. अब हमने क्या किया, हमने देखा कि बाहर क्या क्या इवेंट्स हुए माइक्रोस्पोर के ऊपर, क्या क्या चेंजेस आए, इसको हमने बोला पॉलन ग्रेन। साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि इसके अंदर क्या चेंजेस अभी हो रहे हैं। मीनवाइल जो है अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर, ये आ गई हमारे पास इंटाइन, उसी तरह से यहाँ पर बाहर जो है हम ड्रॉ कर लेंगे एक्साइन। अब यहाँ पे अंदर के चेंजेस में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर का ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इसके ऊपर दो छोटे छोटे वैक्यूल्स जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे वैक्यूल्स है, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द माइक्रोस्पोर। अब क्या होगा फर्दर, ये जो न्यूक्लियस है इन वैक्यूल्स के, अब ये वैक्यूल्स धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा। ये बड़ा वैक्यूल क्या करेगा, इस न्यूक्लियस को इस सेंट्रल पोजीशन से इस पेरिफेरल पोजीशन पे पुश कर देगा।
Now this vacuole which have formed here is pushing this nucleus towards the periphery. Now this nucleus will divide mitotically, will start dividing mitotically. Now there is mitotic division. So this is the vacuole. I am not drawing the outer layers. You know about the outer layers. Now here, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है. फर्दर जो है ये अब इस तरह से यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई जो है वो बन गए. दिस वॉज द वैक्यूल. यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ एक कैलोज की डिपोजिशन हो जाएगी. कैलोज लेयर जो है वो बन जाएगी. सेल वॉल लेयर होती है, ये सेलुलोज की नहीं होती, ये होती है कैलोज की. तो अब मोटे तौर पर यहाँ पर क्या हो गया, जो माइक्रोस्पोर हमारा था वो 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो गया. बड़े वाला जो सेल है जिसमें मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म रह गया, मोस्ट ऑफ द फूड रिजर्व रह गया साइटोप्लाज्म का, इस बड़े वाले सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव और ट्यूब सेल. वेजिटेटिव और ट्यूब सेल. अब इसको हम वेजिटेटिव या ट्यूब सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ही वो सेल है जो हेल्प करेगा आफ्टर पॉलिनेशन इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. इसीलिए इस सेल को हम बोलते हैं ट्यूब सेल. इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ pollen tube. अब ये जो दूसरा जो छोटे वाला जो सेल बना यहाँ पर, इस सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल जो है, अब फर्दर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो जनरेटिव सेल है ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और इट रोम्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. और इस जनरेटिव सेल को हमने जनरेटिव सेल क्यों कहा, बिकॉज दिस सेल विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमीट्स. तो एक्चुअल जो रिप्रोडक्शन का जो काम है वो करेगा जनरेटिव सेल. तो जनरेटिव सेल को जनरेटिव सेल क्यों बोला, बिकॉज it helps in formation of male gametes. अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से ये हमारे पास था हमारा बड़ा वेजिटेटिव सेल. और बच्चों वेजिटेटिव सेल में क्या रहता है, देयर इज प्रोटीन रिजर्व, लिपिड रिजर्व, स्टार्च रिजर्व. और यहाँ पर दूसरा ये जो हमारे पास जनरेटिव सेल है, इट एक्वायर्स अ एलिप्सॉइडल शेप. इस तरह से. तो ये जो हमारे पास बन गया यहाँ पर, दिस इज द मेच्योर pollen grain. नाउ आई विल ड्रॉ द आउटर लेयर्स. अब यहाँ पर ये जो हमारे पास बन गया, that is the 2-celled pollen grain. So this is the pollen grain at 2-celled stage और से bi-celled stage. क्योंकि यहाँ पर अभी कितने सेल है, 2 सेल, एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव. दिस इज द बाइसेल्ड स्टेज. और मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो हैं, देयर pollen grain is shed at this bi-celled stage.
तो यहाँ पर जो आपके पास डेहिसेंस ऑफ एंथर हमने कहा था कि जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये सारा पोर्शन फाइब्रस हो जाता है, यहाँ पर सॉफ्ट रहता है और फिर जो है एंथर लोब जो वो ब्रेकअप होते हैं और उधर से बीच से पॉलन ग्रेन जो है वो शेड हो जाता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन शेडिंग होती है इट इज एट बाइसेल्ड स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, कि पॉलन ग्रेन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में किस टाइम पर शेड होते हैं, दैट इज द बाइसेल्ड स्टेज, दैट इज हैविंग अ वेजिटेटिव सेल एंड अ जनरेटिव सेल। तो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज पे पॉलन शेड होता है। तो एग्जांपल जो है यहाँ पर पी का हम ले सकते हैं, मटर का। तो ये तो था बाइसेल्ड स्टेज। कुछ प्लांट्स हमारे पास 40% प्लांट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिन पे ये जो पॉलन ग्रेन है इट इज शेड एट अ 3 सेल्ड स्टेज। तो जो जिनमें ये 3 सेल्ड स्टेज पे 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलन इज शेड और 40% में एट 3 सेल्ड स्टेज। तो 3 सेल्ड स्टेज कैसे बनती है, वहां पर क्या हो जाता है, वेजिटेटिव सेल तो एक ही होता है लेकिन ये जनरेटिव सेल जो है ये 2 मेल गीमीट्स यहीं पर बना लेता है। सो दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दीज आर द 2 मेल गैमीट्स। तो इसलिए अब इस पॉलन को हम बोलेंगे दिस पॉलन इज एट 3 सेल्ड स्टेज। So in 40% the pollen is shed at 3 celled stage। मैंने कहा कि जनरेटिव सेल डिवाइड होगा माइटोटिकली और बनाएगा 2 मेल गैमीट्स। तो इसमें जो एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं वीट का। वीट में जो pollen है it is shed at 3 celled stage। Again an important question from the exam point of view। जब इस तरह से एक टर्म में और आपको ऐड करना चाहूंगी, जब इस तरह से अभी जो है पॉलन ग्रेन प्लांट पर ही है, अंदर ही है एंथर के, अभी तक ये शेड नहीं हुए हैं। इस तरह से जब पॉलन ग्रेन जो है वो पहले ही अभी एंथर के अंदर ही है तभी इसने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया है, इस तरह की डेवलपमेंट को बोलते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। प्रीकॉशियस या प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टडी किया आपको पढ़ाया था कि इन सीटू जर्मिनेशन। इन सीटू मीन्स स्टिल विद इन द एंथर जर्मिनेशन हैज स्टार्टेड। प्रीकॉशियस और इन सीटू germination development is starting on the parent plant। पेरेंट प्लांट पर ही इनकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, इसको बोलते हैं प्रिकॉशियस और इन सीटू जर्मिनेशन। तो ये तो थी बात किस तरह से मेल गैमीटोफाइट। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमीटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो होता है इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमीटोफाइट। pollen grain, fully formed pollen grain is called male gametophyte। So this was all about development of male gametophyte। So this was all about development of male gametophyte। Now we will talk about fate of male gametophyte। अब ये 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेज से जो हमारे पास pollen grain है वो शेड तो हो गया, वो एंथर से शेड हो गया। अब उसका फेट क्या रहेगा, फेट मीन्स उसको जाना कहाँ है अल्टीमेटली, इट हैज टू गो ऑन द कार्पल। और कार्पल के किस पार्ट पे उसको जाना है, स्टिग्मा पे, जहां पर वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट हमने पढ़ी फ्रॉम द कहां से, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने से लेकर के 2 सेल्ड या फिर 3 सेल्ड स्टेज तक जो डेवलपमेंट हमने पढ़ी उसको हम इंक्लूड करते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में। मीन्स पॉलिनेशन होने से पहले जो डेवलपमेंट हुई पॉलन ग्रेन की
उसको हम बोलेंगे प्री पॉलिनेशन। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पुट किया जाता है कि ड्रॉ स्टेजेस ऑफ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन। तब आप एमएमसी से लेकर के यहाँ तक जो भी इवेंट्स हुए हैं वो उसमें ड्रॉ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर होगा पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन के बाद भी पॉलन ग्रेन डेवलप करता है कहाँ? ऑन द स्टिग्मा। इस पर जो डेवलपमेंट आएगी उसको हम इंक्लूड करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन कैटेगरी में। तो स्टिग्मा पे इसको क्या करना है? पॉलन को स्टिग्मा में पॉलन विल जर्मिनेट, फेट मीन्स इसका फ्यूचर क्या है, तो ये वहां पर जाकर के क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। कैसे जर्मिनेट करेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। और जर्मिनेट करने के बाद एक बात और बताऊं मैं आपको, दैट इज वायबिलिटी। वायबिलिटी मीन्स वो ड्यूरेशन, जब तक ऐसा नहीं है कि पॉलन एक बार शेड हो गया वो जो है सालों साल जो है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो सकता है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जिसके अंदर ही वो स्टिग्मा के ऊपर गिरना चाहिए ताकि वो जर्मिनेट हो सके, जिसको हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। तो पॉलन वायबिलिटी जो है स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं। फॉर एग्जांपल व्हीट में जो पॉलन की वायबिलिटी होती है दैट इज 30 मिनट। बोलने का मतलब ये है आधा घंटा में जो मेल पॉलन है वो फीमेल जो स्टिग्मा है उसके ऊपर गिरना चाहिए, तब फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज पॉलन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से कुछ हमारे पास प्लांट है रोजेसी फैमिली के, लेग्यूमिनेसी के। रोजेसी में आते हैं आपके पास प्लम, एप्रिकॉट, एप्पल एटसेट्रा, और लेग्यूमिनेसी में आते हैं हमारे पास मटर और दालें जितनी भी हैं। तो इनका जो पॉलन है इट कैन रिटेन इट्स वायबिलिटी फॉर मंथ्स। तो इसलिए मैंने कहा स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वो वायबिलिटी जो है वो पॉलन की वेरी करती है। वायबिलिटी मीन्स फर्टिलिटी। कुछ और इंटरेस्टिंग टर्म्स जो है पॉलन से रिलेटेड, पैलियोनोलॉजी। आपके पास जो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है, मैंने आपको बताया एग्जाइन पे बहुत सारी ऑर्नामेंटेशन होती है, तो इस तरह की काफी सारी स्टडीज होती हैं पॉलन ग्रेन से रिलेटेड, उसको इंक्लूड किया जाता है इन ब्रांच पैलियोनोलॉजी। और साथ ही साथ कुछ कंट्रीज में तो पॉलन के सप्लीमेंट्स भी आने शुरू हो गए। कुछ बहुत ही हेल्दी जो है आपके पॉलन जो है वो एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के तौर पर यूज होता है। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, कुछ प्लांट्स का जो पॉलन है इट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। और इससे रिलेटेड कई बार कुछ लोगों में आपने देखा होगा जब पाइन शार्स होते हैं मार्च अप्रैल में, येलो डस्ट सी उड़नी शुरू हो जाती है, दैट इज द पॉलन ग्रेन ऑफ द पाइन। तो कुछ लोगों में जो है एलर्जी की शिकायत हो जाती है पॉलन से, पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी तो कुछ लोगों में वाटरी आईज, रेड आईज हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हे फीवर। एक इसी तरह का प्लांट और है पार्थेनियम, इससे भी काफी ज्यादा एलर्जी के जो चांसेस है वो देखे गए हैं। पार्थेनियम जो है इट इज अ एक्सोटिक प्लांट। एक्सोटिक मीन्स बाहर से आया हुआ, इंपोर्टेड। वैसे ये इंपोर्ट नहीं किया था, ये बाहर से इंपोर्ट किए गए गेहूं के साथ अपने आप इसके साथ जो एज अ वीड जो है वो आ गया था, लेकिन अब ये इंडिया में बहुत ज्यादा फैल चुका है। इट इज ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ हे फीवर। So this was all about the development of male gametophyte and some facts about pollen.